हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। सो ईपीएफओ स्पेशल लेक्चर सीरीज़ देख रहे हैं हम लोग, और इस सीरीज़ में आज हम पहुंच चुके हैं पार्ट 2 पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आपके ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जिनका काफ़ी ज़्यादा रोल है इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर, इंडस्ट्रियल लॉ के ऊपर, इंडस्ट्रियल वेलफेयर के ऊपर। इनका नाम था एल्टन मायो। आप सब इस नाम से वाकिफ़ होंगे। अगर आप नहीं हैं इस नाम से वाकिफ़ तो आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी है, तो आपको और अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। तो एल्टन मायो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, काफ़ी बड़ी पर्सनालिटी है, लेकिन इनसे रिलेटेड हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो इंडस्ट्रियल रिलेशन में इंपॉर्टेंट है। इनका हर वो काम जो कि लेबर लॉज के ऊपर, इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर उन्होंने किया है, जो बुक्स इन्होंने लिखी है इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर, वही चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एल्टन मायो ऑस्ट्रेलिया के थे ये। 1880 में इनका जन्म हुआ और 1949 में इनकी डेथ हो गई थी। तो अगर आप ये पीरियड देखो तो काफ़ी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, फ्लोरिश कर चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा वेल स्टैब्लिश हो गया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ। पेशे से ये साइकोलॉजिस्ट थे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है हमें जानना चाहिए वो है इंडस्ट्रियल रिसर्चर भी रह चुके थे ये, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिसर्चर भी थे और ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरिस्ट भी थे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कंसेप्ट होना चाहिए, क्या थ्योरी होनी चाहिए, क्या रिलेशन होना चाहिए वर्कर और एम्प्लॉयर का, इसके ऊपर भी ये लिखते थे। तो क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट थे तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जो भी सिपाही, जो भी ट्रूप जो आते थे वर्ल्ड वॉर के बाद, वॉर से जो अपने कंट्री में वापस आते थे, उनको साइकोलॉजिस्ट थेरेपी देते थे ये। तो काफ़ी इनका रोल है वहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 में भी। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, 1926 में इन्हें अपॉइंट किया गया था हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एज अ प्रोफेसर ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च। एज अ प्रोफेसर ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये जो पॉइंट है ये आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ये मैं आपको यहाँ पे अभी कनेक्ट कर रहा हूँ, आपको इनके बारे में बता रहा हूँ। जो पॉइंट एग्ज़ाम में आ सकता है वो ये है कि इनका जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देखें कि इन्होंने किस एरियाज़ पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, जिसे आज के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहा जाता है। अगर आप में से कोई मैनेजमेंट का स्टूडेंट है या जिन्होंने इंजीनियरिंग भी करा होगा तो सेकंड ईयर में एक वो सब्जेक्ट पढ़ना होता है OBIP, जहाँ पे हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में पढ़ना होता है। तो वहाँ पे भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है जिन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, कैसा वर्क कल्चर होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको याद रखने वाली चीज़ है इनके बारे में, तो ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, काफ़ी ज़्यादा इनको फाउंडेशन में भी इनका नाम आता है। तो ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट यहीं से शुरुआत हुई थी, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की, HR अप्रोच। अगर आपने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन में, तो बहुत सारे अप्रोचेज़ है, इनमें से एक अप्रोच था HR अप्रोच, या जिसे बोलते थे न्यू क्लासिकल अप्रोच। तो ये न्यू क्लासिकल अप्रोच उन्होंने दिया था, एल्टन मायो ने ही दिया था। इसीलिए ये जो पर्सन है, जो पर्सनैलिटी है, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो HR जो मूवमेंट चला था, ह्यूमन रिलेशन जो मूवमेंट चला था, उसमें उन्होंने बताया कि देखो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हुआ और एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन इसके अलावा कहीं ना कहीं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब ये क्या चीज़ है? तो जैसे कि एम्प्लॉयर हो गया, कोई वर्क कमेटी हो गई, या ट्रेड यूनियन भी हो गया, तो वो रजिस्टर्ड होता है, तो वो क्या होगा, एक फॉर्मल तरीके से इस्टेब्लिश किया हुआ है। इसके अलावा कहीं ना कहीं इनफॉर्मल तरीके भी होने चाहिए जिसके थ्रू एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय बात कर सके, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय आपस में अपने आइडियाज़ को, अपने डिस्प्यूट को शेयर कर सके। तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर भी होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को उन्होंने बताया। इसके अलावा इन्होंने उस टाइम पे जो एक अप्रोच चल रहा था, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, उन्होंने बोला कि इस अप्रोच में काफ़ी कमी है, और उन्होंने इस चीज़ को दिखाते हुए अपने एक कंसेप्ट दिया, थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप अमंग पीपल वो वर्क फॉर अ सच ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे हैं, देखो यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच में क्या होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच के लिए एक अलग वीडियो आ जाएगा, लेकिन इस मैं आपको 2 लाइन में सुनाने की कोशिश करूँ तो ये जो अप्रोच है, ये कह रहा है, ये अप्रोच कहता है कि किसी भी काम को करने का सिर्फ एक ही सही तरीका होता है।
किसी भी काम को करने का सिर्फ एक ही सही तरीका होता है, ये अप्रोच ये कहता है। इसके अलावा ये कहता है कि जितने भी आपके पास एम्प्लॉय हैं, इंडिविजुअली सबकी एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए और सबके लाइफस्टाइल में सुधार होनी चाहिए। तो इंडिविजुअल अप्रोच अपनाने की बात करता है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इसको अपोज करते हुए कि जो पीपल है एज अ होलिस्टिक, उनका इम्पोर्टेंस में बताया उन्होंने कि उनका इम्पोर्टेंस क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक, इसके अलावा डेमोक्रेसी, फ्रीडम एंड सोशल प्रॉब्लम, इंडस्ट्री के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, और जो सोशल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इनके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। उन्होंने ये किस चीज़ में लिखा, कौन सी बुक में लिखा, तो उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। इस बुक में इन्होंने इंडस्ट्री के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, सोशल जो प्रॉब्लम है उसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में इन्होंने लिखा। तो जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि एल्टन मायो कौन थे, इन्होंने अप्रोच दिया था एचआर अप्रोच, जिसे हम न्यू क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं। ये जो अप्रोच आया था इसका ओरिजिन कहाँ से माना जाता है, हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट से माना जाता है। हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट से माना जाता है। अब ये हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट क्या है, तो जो हॉथरॉन था एक इंडस्ट्री थी जो टेलीफोन और टेलीफोन इक्विपमेंट बनाती थी। इस इंडस्ट्री ने एल्टन मायो को इन्वाइट किया, उन्होंने बोला आप एक्सपेरिमेंट करो। एक डिसीज़न था को वहाँ की उस एरिया की कमेटी का, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे एक सर्वे करो, एक्सपेरिमेंट करो। और इस एक्सपेरिमेंट में अल्टोमैन ने क्या किया, दो ग्रुप बनाए। दो ग्रुप में इन्होंने दोनों ही ग्रुप को कुछ ना कुछ वेलफेयर फैसिलिटी दे के देखा कि आउटपुट आ रहा है या नहीं, पहले से ज़्यादा आउटपुट आ रहा है या नहीं। तो एक जो ग्रुप था उसमें उन्हें लाइटिंग फैसिलिटी ये सब दी, और एक जो ग्रुप था उसमें सैलरी अलाउंसेस ये सब बढ़ाया। तो जो रिज़ल्ट आया वो रिज़ल्ट ये आया कि दोनों ही जो ग्रुप थे, दोनों ही ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखा गया, काफ़ी ज़्यादा आउटपुट या प्रोडक्टिविटी बाहर आई। तो ये एक्सपेरिमेंट था, और इस एक्सपेरिमेंट के बाद ही एचआर अप्रोच और जिन्होंने जो थ्योरी दी कि पीपल जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनके लिए वेलफेयर मेजर होने चाहिए। तो ये थ्योरी इन्होंने इस अप्रोच के बाद ही दी, और ये अप्रोच का जो ओरिजिन है कहाँ पे है, हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट में है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ पब्लिकेशन जो दो इम्पॉर्टेंट बुक है, इसके अलावा भी उन्होंने बुक लिखी हुई है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम के लिए जो दो इम्पॉर्टेंट बुक है वो है, पहला द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, और सेकंड द सोशल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। तो इन दोनों ही बुक के नाम को आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ये था इस वीडियो का अंत। तो अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है, ये एफर्ट मेरा आपको पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज़ लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। 65% ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आपके सब्सक्रिप्शन से एक मोटिवेशन मिलता है और ऐसे एफर्ट करने का मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो। टेलीग्राम पे आप इस वीडियो की पीडीएफ ले सकते हो, और री अकेडमी को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं काफ़ी मोटिवेशनल कोट्स वगैरह डालता हूँ, तो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।